हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? यूपीएससी और पीसीएस को लेकर मेंस की जो आंसर राइटिंग से संबंधित हमारी क्लास चल रही थी, उसमें हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और ये सीरीज हमारी आगे चलती भी रहेगी ताकि आपकी मेंस की जो तैयारी है बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। क्योंकि जब तक आप मेंस की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि पहले प्रीलिम्स के पेपर की तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जब तक आप मेंस की तैयारी नहीं करेंगे, आपका प्री भी क्लियर होने वाला नहीं है। तो आप प्री और मेंस दोनों को साथ लेके चलें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी ज्यादा आंसर राइटिंग करेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो डेली 5-6 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें। क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है ये हम इस सीरीज में आपको बताते रहेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा है, भारत में बंदरगाह संबंधी अवसंरचना के विकास को बाधित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कीजिए और उनके समाधान हेतु सरकार द्वारा किए गए हालिया उपायों का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। भारत में बंदरगाहों से संबंधित बात की जा रही है, तो पहले तो हमें इनके बारे में बताना है। दूसरा, इनकी अवसंरचना के इनके विकास को बाधित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करनी है और उसके बाद करना है हमें इनके समाधान के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उन पे हमें बात करनी है। तो इन टॉपिक पे हमें जो है आंसर देना है। मैं आपको हर क्वेश्चन में बताती हूँ कि अगर आपको किसी क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन को अलग अलग टुकड़ों में बांट लीजिए। जिस तरह हमने अभी देखा है, पहले हमने प्रमुख बंदरगाहों के बारे में बताना है, उसके बाद में इनके विकास में आने वाली बाधाओं के बारे में, और उसके बाद में हमें बताना है कि सरकार के द्वारा इन समस्याओं को दूर करने के लिए यानी इनके विकास के लिए कौन कौन से जो कार्यक्रम हैं, कौन कौन से जो उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। तो इन टॉपिक पे हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भूमिका या परिचय, कुछ भी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, भारत की समुद्री तटरेखा 7500 किलोमीटर से अधिक लंबी है। भारत की जो समुद्री तटरेखा है, भारत का जो ये वाला एरिया है, इधर पड़ता है अरब सागर। कौन सा सागर? अरब सागर। और इस साइड पड़ता है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे बात की जा रही है तटरेखा की। कौन सी रेखा? तटरेखा जो समुद्र से छूती है। तो इस साइड अरब सागर है, उधर बंगाल की खाड़ी है। तो जो तटरेखा है कितने किलोमीटर लंबी है? 7500 किलोमीटर से लंबी है, जिसमें 13 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक अधिसूचित लघु और मध्यवर्ती बंदरगाह है। 13 तो प्रमुख बंदरगाह जैसे कांडला हो गया, मुंबई हो गया, पारादीप हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, इनको मिला के 13 प्रमुख बंदरगाह है और 200 से अधिक अधिसूचित लघु और मध्यवर्ती बंदरगाह। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में बंदरगाह प्रशासन में सुधार और संवर्धन को आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में बंदरगाह प्रशासन में सुधार और संवर्धन को अवसंरचना क्षेत्र के प्रमुख संचालकों में एक और सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के लिए एक आवश्यक साधन के रूप में दर्शाया गया। भारत में लगभग क्या है? 75%। कितना? भारत में लगभग 75% व्यापार मात्रा के अनुसार और 65% मूल्य के अनुसार से बंदरगाहों द्वारा सुगम समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है। तो बंदरगाहों के द्वारा कितना व्यापार किया जाता है? मात्रा के रूप में अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 95%, 95% और 65% किया जाता है मूल्य के अनुसार, यानी पैसों के अनुसार। तो इतना व्यापार किसके द्वारा किया जाता है? बंदरगाहों द्वारा सुगम समुद्री परिवहन के द्वारा, यानी समुद्री परिवहन के द्वारा, जलमार्ग के द्वारा ये व्यापार किया जाता है। तो ये तो हो गई इसकी भूमिका कि भूमिका हमें किस तरह से लिखनी है। तो इसमें हमने बता दिया कि हमारी जो तटरेखा है वो कितनी लंबी है और कितने इस पे बंदरगाह बने हुए हैं। प्रमुख बंदरगाह है 13 है और 200 से अधिक बंदरगाह अधिसूचित लघु और मध्यवर्ती इस तरह के बंदरगाह और भी है। और आर्थिक सर्वेक्षण में 21-22 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इसमें क्या किया गया है कि बंदरगाह प्रशासन में सुधार
और संवर्धन को अवसंरचना के क्षेत्र के प्रमुख संचालकों में एक और सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के लिए आवश्यक साधन के रूप में दर्शाया गया है। सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के, तो ये बात हो गई आर्थिक सर्वेक्षण की। और भारत में जो व्यापार किया जाता है, कितना व्यापार बंदरगाहों के द्वारा किया जाता है, तो मात्रा के रूप में 95% हो जाएगा और मूल्य के रूप में आपका हो जाएगा 65%। दूसरे टॉपिक में हमें क्या बताना था, दूसरे पॉइंट्स में हमें बताना था भारत में बंदरगाह संबंधी अवसंरचना के विकास में बाधाएं, कौन कौन सी बाधाएं आ रही है बंदरगाह की अवसंरचना होती है, यानी जो आधारभूत संरचना होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में कौन कौन सी बाधाएं आ रही है। सबसे पहले आती है वित्तीय बाधाएं, ये तो रहती है, वित्त से संबंधित बाधाएं। दूसरा है निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी, निजी क्षेत्र की भागीदारी कम होने की वजह से भी जो है इनका विकास कम हो रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि जिन क्षेत्रों में निजी भागीदारी ज्यादा होती है, जो काम निजी तौर पर किए जाते हैं उनका वो काम जल्दी से हो जाते हैं, लेकिन जो काम सरकारी रूप से होते हैं वो थोड़ी देरी से होते हैं। तो यहाँ पे निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित है, उसकी वजह से भी विकास में कमी है। आधुनिकीकरण और विकास की समस्या, अगर आधुनिकीकरण नहीं किया हो रहा है तो विकास की समस्या ऑटोमेटिक है। ट्रेड यूनियन का दबाव भी रहता है। पुराने डाक और टर्मिनल, टर्मिनल क्या होते हैं, टर्मिनल ऐसी जगह होती है जहां पे वस्तुओं और यात्रियों को लाके, यानी वस्तुओं और यात्रियों को लाकर उतारा जाता है, ऐसा स्थान जहां से, जैसे अगर रेलवे टर्मिनल की हम बात करें तो रेल जहां पे आ रही है यानी उससे आगे नहीं जाएगी, वापस वहीं से चली जाएगी, तो ये क्या हो गया टर्मिनल। और ये क्या होते हैं बंदरगाह, ऐसे कुछ ऐसे टर्मिनल होते हैं जहां पे यात्रियों और सेवाओं को लाके उतारा जाता है, तो ये होते हैं टर्मिनल। इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी बाधाएं, अवसंरचना क्या होती है, किसी भी काम को करने के लिए जिन सेवाओं और वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनकी कमी होना ही क्या कहलाता है, अवसंरचना संबंधी बाधाएं कहलाती है। यानी किसी भी काम को करने के लिए जिन सेवाओं की और वस्तुओं की आवश्यकता है उनका पर्याप्त ना होना ही अवसंरचना संबंधी बाधाएं कहलाता है। तो ये तो हो गई प्रमुख बाधाएं। अब हम आगे बात करते हैं, तीसरा हमारा पॉइंट क्या था, तो क्वेश्चन में तीसरा पॉइंट हमारा था कि इनके समाधान हेतु सरकार द्वारा किए गए हालिया उपायों का वर्णन कीजिए। तो अभी देखते हैं कि सरकार के द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सागरमाला परियोजना, कौन सी परियोजना हो जाएगी, सागरमाला परियोजना। ये परियोजना कब चलाई गई थी, तो ये परियोजना चलाई गई थी 2017 में, लेकिन सबसे पहले इस परियोजना की परिकल्पना किसने की थी, तो वो की गई थी 2003 में। कब की गई थी, 2003 में, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और अटल बिहारी जी ने जिन कामों की कल्पना की थी, आपको पता है कि मोदी जी उन सभी कामों पर जो है अभी कार्य कर रहे हैं। तो 2017 में सागरमाला परियोजना आरंभ की गई थी और इसकी परिकल्पना किसने की थी, 2003 में इसकी कल्पना की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। क्या है ये परियोजना, सागरमाला परियोजना क्या है, इसका उद्देश्य भारत के बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना है ताकि बंदरगाह के नेतृत्व में विकास में योगदान देने के लिए तटरेखा का विकास किया जा सके। सीधा सा मतलब है कि सागरमाला परियोजना क्यों लाई गई थी, ताकि बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया जा सके, जिससे विकास को बढ़ावा दिया जा सके। उसके बाद है प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021। कब आया था ये अधिनियम, 2021 में ये पारित हुआ था, प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम। क्या है ये, प्रमुख बंदरगाहों का प्रशासनिक नियंत्रण उन बंदरगाहों के प्राधिकरण बोर्डों को प्रमुख बंदरगाहों का प्रशासनिक नियंत्रण उन बंदरगाहों के प्राधिकरण बोर्डों को सौंपने का प्रावधान करता है और इस प्रकार भारत में प्रमुख बंदरगाहों के विनियमन,
संचालन और नियोजन को सुनिश्चित करता है। यहाँ पे सीधा सीधा मतलब इसका ये हो जाएगा कि बंदरगाहों को ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। क्या प्रदान की जाएगी? स्वायत्तता और लचीलापन। स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान किया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो भारत में प्रमुख बंदरगाह है उनके नियोजन को सुनिश्चित किया जा सकेगा। बंदरगाहों को ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा संशोधित मॉडल रियायत समझौता। क्या हो जाएगा? संशोधित मॉडल रियायत समझौता यानी MCA। क्या है ये? निजी क्षेत्र को बंदरगाहों की विकास प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है और इस प्रकार भारत में प्रमुख बंदरगाहों के विनियमन, संचालन और नियोजन को सुनिश्चित करता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। किसको बढ़ाया जाएगा? निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। कौन से समझौते में ये बात की गई है? तो संशोधित मॉडल रियायत समझौते में ये बात की गई है कि इसमें निजी भागीदारी को बढ़ाया जाएगा, जिससे बंदरगाहों का विकास किया जा सके। अगला है केंद्रीय बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहेंगे? CPA। ये क्या है? बंदरगाहों को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2016 में केंद्रीय बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम पारित किया था। तो इसके लिए अधिनियम कब पारित किया था? स्वायत्तता प्रदान करने के लिए 2016 में, और इसे क्या कहा जाता है? केंद्रीय बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम। तो ये कुछ प्रयास हैं जो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इनको लिख पाएंगे क्वेश्चन में। फिर इसका लिखेंगे हम निष्कर्ष। लेकिन निष्कर्ष लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आप मैप भी बना सकते हैं। मैप में आप क्या बनाएंगे? जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनको आप मैप के द्वारा दिखाएंगे, तो आपका क्वेश्चन और भी शानदार बनेगा। मैंने इस क्वेश्चन में जो है मैप नहीं बनाया, लेकिन आपको कमेंट में क्या करना है, जितने भी प्रमुख बंदरगाह, ज्यादा नहीं तो प्रमुख 13 बंदरगाह हैं, उनको आप कमेंट में लिखेंगे और आप ये भी बताएंगे कि ये कहाँ पे है, कौन से राज्य में है और कौन सा अरब सागर के साइड में है या फिर बंगाल की खाड़ी में। तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और मैप भी बनाएंगे। तो चलिए अभी हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या लिखना है। निष्कर्ष में देश का समुद्री क्षेत्र आर्थिक व्यापार और प्रतिस्पर्धात्मकता से व्यापक रूप से जुड़ा हुआ है। यानी देश का जो समुद्री क्षेत्र है वो आर्थिक व्यापार और प्रतिस्पर्धात्मकता से व्यापक रूप से जुड़ा हुआ है। बंदरगाहों में चल रहे विकास और प्रतिबद्ध निवेश, सार्वजनिक और निजी दोनों की बात की जा रही है यहाँ पे। प्रतिबद्ध निवेश को बढ़ती सुरक्षा और पर्यावरणीय मुद्दों पर गहन ध्यान देने के साथ ही वैज्ञानिक और परामर्शी योजना द्वारा सहायता की आवश्यकता है। तो पर्यावरणीय मुद्दे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरणीय मुद्दों पर गहन ध्यान देने के साथ वैज्ञानिक और परामर्शी योजना द्वारा सहायता की आवश्यकता है। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन जो है आज का कंप्लीट होता है। एक बार फिर से इसको मोटा मोटा देख लेते हैं ताकि फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारत में बंदरगाह संबंधी अवसंरचना के विकास को बाधित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कीजिए और उनके समाधान हेतु सरकार द्वारा किए गए हालिया उपायों का वर्णन कीजिए। तो आपको इसका आंसर भूमिका में सबसे पहले बंदरगाहों के बारे में बताना है। तो क्या बताना है कि भारत की जो समुद्री तट रेखा है कितनी लंबी है? 7500 किलोमीटर लंबी है। 13 प्रमुख बंदरगाह है और 200 से अधिक क्या है? अधिसूचित लघु और मध्यवर्ती बंदरगाह है। और उसके बाद में आर्थिक सर्वेक्षण में भी इसके बारे में बात की गई थी, तो वो भी आपको बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में प्रशासन में सुधार और संवर्धन को अवसंरचना प्रशासन में सुधार और अवसंरचना क्षेत्र में प्रमुख संचालकों में एक और सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के लिए क्या किया गया था? आवश्यक साधन के रूप में दर्शाया गया है। और कितना व्यापार जो है
इसके द्वारा होता है 95% व्यापार मात्रा के रूप में होता है और 65% मूल्य के अनुसार होता है। किसके द्वारा? समुद्री परिवहन के माध्यम से। उसके बाद भारत में बंदरगाह संबंधी अवसंरचना में विकास में बाधाएं, कौन कौन सी बाधाएं आ रही है? वित्तीय बाधाएं आ रही है, निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित है, आधुनिकीकरण और विकास की समस्या है, ट्रेड यूनियन का दबाव रहता है, पुराने डाक और टर्मिनल है उनका आधुनिकीकरण किया जाना जरूरी है, और अवसंरचना संबंधी बाधाएं। आधुनिकीकरण यानी आधुनिक तरीके से उनका रख रखाव किया जाना जरूरी है। कैसे रख रखाव या आधुनिक तरीके से उन्हें फिर से बनाए जाने की आवश्यकता है। उसके बाद सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। कौन कौन सी योजना इनके लिए लाई गई है? तो सागरमाला परियोजना। देखिए, सागरमाला परियोजना एक इस तरह की परियोजना है जिनपे एक पूरा क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये भी अच्छे से पता होना चाहिए क्या है सागरमाला परियोजना। तो इसका उद्देश्य क्या है? भारत के जो बंदरगाह हैं उनको आधुनिकीकरण करके उनका विकास किया जाए। 2017 में ये लागू हुई थी। कब हुई थी? 2017 में। प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021, ये भी किसके लिए लाया गया है? बंदरगाहों को प्रशासनिक नियंत्रण यानी स्वायत्तता प्रदान करने के लिए प्रशासनिक नियंत्रण और बंदरगाहों के प्राधिकरण बोर्डों को सौंपने का प्रावधान करता है, और इस प्रकार भारत में प्रमुख बंदरगाहों के विनियमन, संचालन और नियोजन को सुनिश्चित करता है। तीसरा है संशोधित मॉडल रियायत समझौता, और चौथा है केंद्रीय प्राधिकरण सीपीए अधिनियम। उसके बाद में हमें इसका निष्कर्ष लिखना है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी बच्चे यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर ढंग से हो सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।